أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى ولم نجعل له من قبل سميا آمنت بالله صدق الله العظيم. रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरा बहुत प्यार भरा सलाम। आप लोग देख रहे हैं नशरियात सहरी की नूर सहर और हम सेगमेंट लेके हाजिर हुए हैं रहमत सहर। और हमारे साथ आज भी बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने हमारे साथ शिरकत की है जिनका तारुफ हम थोड़ी देर में कराएंगे। आज हम बात करेंगे, टॉपिक है हमारा सिला रहमी। सिला रहमी के हिसाब से एक हदीस है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिला रहमी इसका नाम नहीं जिसका बदला दिया जाए, यानी इसने उसके साथ एहसान किया, इसने इसके साथ ये कर दिया, बल्कि सिला रहमी करने वाला ये है कि इधर से काटा जाता है और ये जोड़ता है। तो इसकी एक मिसाल इस तरीके से है कि जब कोई बीमार हो जाता है, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई जानने वाला ज़रूरतमंद बीमार है और उसको देखभाल की ज़रूरत है या पैसों से उसकी मदद की ज़रूरत है, तो लोग उसकी तरफ बिल्कुल नहीं आते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उससे बच जाएं, छुप जाएं, सामना ना हो, या अस्पताल उसकी अयादत के लिए नहीं जाते कि कहीं कुछ देना ना पड़ जाए। जबकि दूसरे हाथ पे अगर कोई इंतकाल फरमा जाए, उसी मरीज़ों में से किसी का इंतकाल हो जाए, तो बढ़ चढ़ के उनके सोयम और उनके तीसरे और 10वें का देगे बनवा के सवाब हासिल करने की नीयत से और पहुंच जाते हैं और बड़ा कंधा देना है और कब्र में मिट्टी डालनी। इन सब के बजाय अगर आप उसको ज़िंदगी में इन सारे पैसों में से थोड़ी मदद कर दें, उसका ख्याल रख लें, उसका थोड़ी दिलजोई कर दें, तो हो सकता है वो आदमी उस कब्र में पहुंचने से पहले ज़िंदा सलामत अपनी और कुछ अच्छी ज़िंदगी गुजार ले, सेहतमंद अंदाज में गुजार ले। तो बहरहाल इस बारे में तो हम बात करते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे ज़िशान भाई, जिनकी तबीयत आज ठीक नहीं है और ये इतने डेडिकेटेड हैं अपने काम से, मैं हैरान होती हूँ कि हॉस्पिटल भी जाते हैं, ड्रिप भी रखवाते हैं, जो भी इनका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ये आते हैं चाहे 5-10 मिनट लेट हो जाएं। तो मैं सलूट करती हूँ इनकी हिम्मत को। आपसे पूछूंगी मैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अब आप कुछ बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज 12 रमज़ान मुबारक है, यानी हम 12वीं सहरी इख्तियार करने जाएंगे। और 12वीं सहरी से पहले, जैसे कि आज सिला रहमी का आयशा ने कहा कि हम टॉपिक पर बात करेंगे, तो सिला रहमी सिर्फ ये नहीं कि आप दिखावे से लोगों को आगे होकर मदद करें, बल्कि सिला रहमी वो है कि अगर आप किसी की मदद करते भी हैं तो दूसरे को पता ही ना चले और वो यही सोचता रह जाए कि इसकी मदद होती कहाँ से है। फिर वो इस बात पर सोचने पर मजबूर हो जाए कि खुदा का कोई फरिश्ता आता है और इसकी मदद कर कर वापस चला जाता है, इसको गैब से कहाँ से मिलता है, और वो इसी कश्मकश में रब के करीब हो जाता है। यानी आपकी एक चुप किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली यही चीज़ें आम देखी जाती हैं। जैसे कि आयशा ने कहा कि हम ज़िंदगी में तो किसी को कुछ देने से दूर रहते हैं, कासे रहते हैं, लेकिन जब मौत हो जाती है, इंतकाल अनाउंस हो जाता है, उसके बाद पहला दिन मेरा चिल्ले में मेरी तरफ से कब्र मैं बनवाऊँगा, ABCDEFG जो भी है। लेकिन ये देखें कि उस शख्स को कितनी तकलीफ़ हुई होगी जब उसको वो दवाई नहीं मिली होगी, उस शख्स को कितना एहसास कमतरी फील हुआ होगा जब एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज होते होते
वो हॉस्पिटल ना जा सके, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी गया तो उसको दवाइयाँ मैसर नहीं थी। तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे, ना सिर्फ आपका बल्कि आपके नामाए एमाल में नेकियों का इजाफा होता चला जाएगा। आपकी जितनी बेहतरीन अमल होंगे उतना ही बेहतरीन आपका नामा एमाल होगा, और अल्लाह ताला सब मुसलमानों का नामा एमाल उसके सीधे हाथ में थमाए। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ हम गेस्ट की तरफ चलते हैं। आयशा कौन है हमारे साथ आज? हमारे साथ आज मौजूद हैं, बहुत सारे चैनल्स पे आप देख चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जी इकबाल अडवाणी साहब, जो कि मुंसलिक हैं, सीईओ हैं सेविंग होम्स के। तो उनसे इस बारे में हम बात करेंगे। बाकी कुछ नातखा हमारे साथ मौजूद हैं। दिशान, आप उनका तारुफ कराएंगे। हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ मोहम्मद नुमान ने, आपको खुशामदीद कहते हैं। रिजवान जुबैरी साहब ने, आपको खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद उसाफ साहब ने, हाफिज़ मोहम्मद उसाफ साहब ने खूबसूरत अंदाज में किरत करके इस बज़म का आगाज़ किया। इकबाल अडवाणी साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। और आपके लिए मैं एक बात कहूँगा कि दूसरे चैनल पर हम जब मौजूद थे तो हम यहाँ पर कुछ भी इनसे बात करना चाहते थे और हम आप तक मेरी रसाई नहीं थी, लेकिन थैंक्स टू आसिफ भाई कि जिनकी वजह से ये रसाई मुमकिन हुई, कैमरे के उस पार मौजूद भी हैं। और आसिफ, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और ये हमारे वो भाइयों में से एक भाई हैं जो कि चीज़ों को मैनेज करते हैं, चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो इकबाल साहब, सबसे पहला सवाल आपसे कि मैंने जब भी आपको देखा बड़ा पोलाइट बोलते हुए देखा, बड़ा मीठे अंदाज में आप बोलते हैं, और मैंने आपको हमेशा अगर आपका लहजा सख्त भी है तो वो पॉजिटिविटी की तरफ है। मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा किसी के पास अगर एक गाड़ी भी आ जाती है 15-20 लाख की, तो वो बाइक पे चलने वाले हजरात के लिए जो कलामात अदा करते हैं वो तो आप सुन भी नहीं सकते। तो आपके अंदर इतनी आजिज़ी कैसे? देखें, डिपेंड करता है कि आपका सोचने का अंदाज कैसा है। अगर आपकी सोच ये है कि यानी तकब्बुर, अगर आपने सोचा हुआ है कि अगर मुझ में तकब्बुर आ जाए तो उसके नुकसानात अगर आप महसूस कर लें तो तकब्बुर नहीं आता। आप जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअल तकब्बुर आ जाता है लोगों को। और इसमें सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि जिसने गाड़ी ली है उसमें तकब्बुर आ गया। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जिसके पास कुछ आ जाता है ना, तो आसपास के लोग उसका दिमाग ख़राब कर देते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम पाकिस्तान की एक दूसरी है। यानी देखें, एक चीज़ है, आपने एक ड्रेस पहना है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पूरे दिन में किसी ने आपकी उस ड्रेस की तारीफ़ नहीं की। जब आईने के सामने रात को आप देखोगे ना, आपको वो ड्रेस अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सुबह तो आपको अच्छा लग रहा था या खरीदा था जब। इसी तरह कोई ऐसा ड्रेस लिया जो आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा, आपने ऐसे ही पहन लिया, पूरे दिन में 10 लोगों ने आपकी तारीफ कर दी, कुदरती बात है रात को वो ड्रेस आपको आईने के सामने अच्छा लगेगा। तो यानी मकसद मेरा कहने का ये है कि आदमी की सोच, उसके इर्द गिर्द का जो माहौल होता है ना, वो चेंज कर देता है। हम सिर्फ एक उस पर ब्लेम नहीं कर सकते कि वो गाड़ी ले ली तो हवा में उड़ रहा है, तो उसको तकब्बुर आ जाता है या वो ये सोचने लगता है, तो उसका इर्द गिर्द का माहौल ऐसा है हमारे यहाँ, जो जिसके पास कुछ थोड़ा आ जाता है ना, तो उसकी वाह वाह करना हम शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है। ज़रूरी नहीं वो बंदा ऐसा हो, लेकिन इर्द गिर्द का माहौल उसको, जिसके पास भी, अगर आपके पास भी कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं जो आपके पास अब आज अवेलेबल नहीं है, आ जाएं, तो आपने अभी ये आपकी सोचने कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका इर्द गिर्द का माहौल आपकी सोच चेंज कर देगा। फिर आप में वही चीज़ आ जाएगी जो उसमें आ रही है। तो हम किसी एक पे ब्लेम नहीं कर सकते कि किसी के पास आ गया तो वो ऐसा हो गया। नहीं, पूरी सोसाइटी का प्रॉब्लम है। हम हर जिसके पास कुछ होता है इसकी इतनी तारीफ़ें करना शुरू कर देते हैं कि उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। अच्छा, लेकिन हम आइडियलाइज भी तो कर सकते हैं ना। देखिए, आप माशाल्लाह सीईओ ऑफ सेविंग होम्स है, मतलब एक छोटा सा कोई प्रोजेक्ट नहीं, सेविंग होम्स का प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा, जिसको हम डिफरेंट एंगल से भी देखते हैं और चैनल्स पर भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो मेरा, अगर मैं कहीं पर तरक्की पर जा रहा हूँ तो मैं आपको क्यों नहीं आइडियलाइज़ करता, मैं क्यों नहीं हमारे जो कायद हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनको क्यों नहीं आइडियलाइज़ करता, मैं अपने इर्द गिर्द उन लोगों को क्यों नहीं आइडियलाइज़ करता कि जिनको अल्लाह ताला ने बहुत अता किया। ईदी साहब थे कि ईदी साहब के बारे में ये था कि एक बड़ी लविश शादी में गए और लविश तोहफा देने के बाद वो फिर शायद खाने से फारिग, खाना उन्होंने नहीं खाया और वो हॉल के बाहर बैठे थे, लोग परेशान हो गए कि कहाँ गए, तो उन्होंने कहा कि वो जो मैं करने आया था वो मेरा फ़र्ज़ था,
और अब मेरा हक मेरे बच्चों का मुझ पर है कि मेरे ऊपर जो तुम्हारे पास सदका ज़कात है वो मुझे दो। तो हम ऐसे लोगों को भी दे सकते हैं। आपको हम आइडलाइज कर सकते हैं कि माशाल्लाह इकबाल एडवानी साहब हमारे सामने मौजूद हैं जो कि CEO हैं, लेकिन डाउन टू अर्थ हैं। और मैं ये भी बता दूं कि मैंने जब आपको कॉल की थी तो आपने कहा कि मैं बता रहा हूँ, और इन दैट आपने मीटिंग देखकर अपनी चीज़ें देखकर आपने मुझे डन कर दिया। तो ये भी मोहब्बत का एक अंदाज है। और कहते हैं कि देखकर मोहब्बत या इज्जत की तो क्या इज्जत की, ऐसे होती है इज्जत कि आप मुझे जानते नहीं थे लेकिन फिर भी आपने मुझे रिस्पॉन्ड किया। देखिए बार बार ऐसा होता है, ये तो हर किसी का अपना सोचने का अंदाज भी है कि, लेकिन मैं तो आपको ये बता रहा था पहले कि जो इर्द गिर्द के माहौल होता है उससे काफ़ी अफेक्ट पड़ता है। लेकिन एक चीज़ है जो मैं आपको बताऊं कि दुनिया में मैं पर्सनली समझता हूं कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ ही इज्जत है। ऐसा ही है। और एक इंसान जब आपको इज्जत दे रहा है तो उससे कीमती चीज़ उसके पास नहीं है देने के लिए, और आपके पास लेने के लिए भी नहीं है। लेकिन ये फीलिंग अगर आप में जिस दिन आ गई कि जो आपको इज्जत दे रहा है वो आपको दुनिया की सबसे कीमती चीज़ दे रहा है, तो फिर ये तो सोच बन जाएगी। लेकिन अब कंप्लेन किससे करें? यहाँ की सोसाइटी में इज्जत जब दी जाती है तो लोग ये समझ रहे हैं कि ये समझने लगते हैं कि शायद मेरे में कुछ ऐसा हो गया है तो वो मुझसे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ गया, आप किसी की भी कुछ तारीफ कर दें या कुछ कहेंगे कुछ भी, तो वो फौरन ये सोचेगा कि इसका कोई काम पड़ा है मेरे से और इसको मुझसे कोई काम लेना है। मुआशरा ही ऐसा है ना। तो यही मैं समझा रहा हूँ। अब ये सोच के साथ इस माहौल में ये है कि आप किसी की तारीफ कर देंगे उसको टेंशन हो जाएगा बिल्कुल। कि ये कुछ मुझसे इसको मांग मुझसे लेगा, क्या काम है अब? मुझसे काम पड़ गया। तो अब ऐसी सोसाइटी में एडजस्ट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जो कर पाते हैं, जैसे आपने कुछ नाम लिए, हर कोई नहीं कर पाता, तो अब किससे गिला करें? लेकिन इकबाल भी फिर आपने आप बता दी कि इस बंदे की अब तारीफ नहीं करनी जिसका नाम आसिफ है, इसकी तारीफ नहीं करूंगा वरना ये भी खराबत है। नहीं, मैंने कहा यहाँ पे सोच ऐसी है, बन गई है, कुछ कुदरती बात है। आप कोई भी अगर अचानक सडनली आपकी तारीफ किसी की करते हैं, उसकी सोच ये बन जाती है कि इसका काम मुझसे कोई पड़ गया। हम इस डायरेक्शन में ज़्यादा सोचते हैं। और सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा बात होती है और फ़ौरन हम लोग नेगेटिव चले जाते हैं। कोई भी चीज़ हो रही होती है उसमें हम पॉजिटिव चीज़ें नहीं देखते, हम ज़्यादा नेगेटिव लेते हैं। और नाराज़ के माजरत के साथ जितने चैनल हैं आपके, जहाँ सबसे ज़्यादा नेगेटिव बात की जाती है, जहाँ सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा हाई होती है। सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट उनको मिलती है, नोट करें आप। और जहाँ पॉजिटिव बात होती है उनको कोई देखता नहीं है। तो सोसाइटी पूरी की पूरी नेगेटिव चीज़ सुनना चाहती है। लोगों की खामियों में, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम दूसरों की खामियां सुनना चाहते हैं, दूसरों की खामियों में अपनी कामयाबी देखते हैं, दूसरों की नाकामी में हम अपनी कामयाबी ढूंढते हैं। हमारी सोसाइटी में ये, तो जब हम सब ऐसे ही हो जाएंगे कि हम दूसरों की नाकामी में अपनी कामयाबी ढूंढेंगे और उसकी नाकामी में अपनी कामयाबी समझेंगे, तो रिजल्ट ये आएगा। इसके लिए चेंज करने के लिए नहीं, माशाल्लाह से ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं। एक एक बात ऐसी है जो कि पिरोने वाली है मोती की तरह। तो जो लोग हमें देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि इनकी बातों को ज़रा सही तरह से सुने और हम लोग खुद भी अगर इस पे अमल करें और माशरा ही उस पे पॉजिटिव वे में चलने लगे, तो कल को हमारी कोई तारीफ़ करेगा तो हमें डर नहीं लगेगा, हमें खुशी होगी कि वाकई हम अच्छे ही लग रहे हैं। तो एडवानी साहब, आपके साथ अभी थोड़ी मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नात खां हाफिज़ एम नोमान। अस्सलाम वालेकुम। तो आप ये बताइए कि आप हम्द अता करेंगे या नात अता करेंगे? बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ, ख्याल
जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम अबद गया हूँ। तलाश जाना में कितनी मंजिल खुदा ही जाने, निकल गया हूँ। मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बाहर देखो। मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बाहर देखो। मरा नहीं हूँ गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ। तलाश जाना में कितनी मंजिल खुदा ही जाने, निकल गया माशाल्लाह अच्छा, माशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल अडवाणी साहब, और इनकी इकोनॉमिकल जो राय होती है ना, बड़ी मुतद्दिल गुफ्तगू करते हैं उसके ऊपर। तो हमारी पहले भी प्रोग्राम्स में इनके साथ मुलाकात होती रही है। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी। अच्छा, यहाँ पर ब्रेक का कहा जा रहा है। I'm sorry, मैं भूल गई। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपसे मज़ीद बात करेंगे। बिल्कुल, अडवाणी साहब हमारे साथ हैं, और इकबाल अडवाणी साहब से आज हमने वो चीज़ें जाननी है कि हम अगर कुछ चीज़ शुरू करते हैं तो उसके लिए क्या हमें बहुत ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत है, या छोटे पैमाने में भी हम कोई काम शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात कर रहे हैं सिला रहमी के बारे में। इसके ऊपर पहले भी हमने गुफ्तगू की कि किस तरह से हमें चाहिए कि हम बीमार, नादार या ज़रूरतमंद लोगों के लिए मदद करें। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई हमारे पास तो इतना है नहीं फरावानी पैसे की या वसाइल की। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक आदमी जो परेशान है, किसी भी परेशानी से गुजर रहा है, उसके लिए आपके हमदर्दी के दो बोल, आपका थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा कंसर्न, ये भी इबादत का दर्जा रखता है। तो आप ये ना समझें कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आयशा, एक तरीका और है कि फ़र्ज़ करें जैसे कि मेरी अगर आपसे बातचीत है और आपकी रसाई है कुछ चीज़ें लेने की, तो मैं आपके आगे सवाल भी तो डाल सकता हूँ कि आयशा बाजी ये बंदा बीमार है, इसकी मदद करें। आप जाकर उसकी रिपोर्ट्स देखिए, उसके बाद आपका दिल माने तो करें। आप ऐसे भी मदद कर सकते। ज़रूरी नहीं कि हर कुछ पैसा होता है, कुछ आपके अल्फाज होते हैं, कुछ आपका किरदार भी होता है। इसी के साथ इकबाल अडवाणी की तरफ आएंगे। इकबाल साहब, मुझे ये बताइएगा कि जैसे मैंने कहा कि अगर कोई बंदा कुछ छोटे पैमाने में भी शुरू करना चाहता है, लेकिन अब एक बच्चों के जहन में जो फीडिंग कर दी गई कि बहुत सरमाया होगा तो काम होगा वरना नहीं, तो मुझे आपसे, क्योंकि आपकी वो ऑथेंटिक राय होती है, यानी हम जो किताब में बातें पढ़ते हैं वो हमें कहते हैं ना कि अमली तौर पर उसका अमल जामा पहना कर बताते हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्या छोटे पैमाने पर काम शुरू नहीं हो सकता? देखिए, वक्त वक्त की बात है, आज का दौर काफ़ी चेंज हो गया है। आज मुझे नहीं लगता इतनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है हर काम में।
आज के दौर में बगैर इन्वेस्टमेंट के भी काम हो सकता है, क्योंकि पहले नहीं था। अभी क्या हो गया है कि आप देखिए, ये जो आपका मोबाइल है ना, ये आपकी ऑफिस बन गई है। ऑफिस लेने की ज़रूरत अब नहीं है, भले ले लें, लेकिन आप मोबाइल के अंदर इतना कुछ है। मुझे लगता है हम 5 या 10% इसको इस्तेमाल करना जानते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जानते। अब इसका मतलब देखें कितनी कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते। तो मोबाइल के ज़रिए ऐसी चीज़ें आपके आज क्या क्या चीज़ें, इतनी एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी आ गई है कि इतने काम हो सकते हैं कि मुझे लगता है एक बंदा एक चेयर, एक टेबल और एक मोबाइल के साथ बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है, बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल भी देता चलूँ। देखें, आपने फेसबुक का नाम सुना है? जी जी। व्हाट्सएप का नाम सुना है? आपसे 1 रुपया नहीं लेता फेसबुक वाला, व्हाट्सएप वाला रुपया नहीं लेता, दुनिया में आपकी कॉल होती है और खुद अरबों खरबोपति बन गए। यानी आज के दौर में आइडियाज़ होने चाहिए। सिर्फ आइडियाज़ हैं आपके पास, आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, उसके लिए आपने सोचना है, आपने स्टडी करनी है। दुनिया की हर चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी, फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह यूज़ करते हैं। मुझे नहीं लगता पैसों की तो ज़रूरत रही नहीं है। आप इस पे बैठ के दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं, दुनिया में अपनी सर्विस दे सकते हैं, सर्विस ले सकते हैं। इसी के ज़रिए आप बहुत कुछ कमा सकते हैं। और इस तरह मैं तो कहूँगा आज के दौर में कि एक बूढ़ी औरत है, बड़ी उम्र की औरत है, माजूर भी समझ रहे हैं, वो भी घर बैठे पैसे कमा सकती है इस मोबाइल के ज़रिए। किस तरह कि वो ऑनलाइन बच्चों को कहानियाँ सुनाना शुरू कर दें। ज़बरदस्त हो गया। इसमें इन्वेस्टमेंट लगी नहीं लगी, आइडियाज़ कि उसने सबको अपना नाम भेज दिया, अपना नंबर भेज दिया और कहा मैं बच्चों को कहानियाँ सुना सकती हूँ, जिसको मुझसे कांटेक्ट करना हो करें। लोग कांटेक्ट करेंगे, जो रात को कोई बिजी होता है किस काम में, ये वो बच्चों को कहानियाँ सुना के सुला दिया। इससे कितने काम बैठे बैठे मोबाइल के ज़रिए इंसान कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता, ये तो मैं एक बड़ी उम्र की औरत कह रहा हूँ, आज की टेक्नोलॉजी के दौर में इतना एडवांस हो गया। एक और मैं चीज़ बताऊँ, अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी डीप सीक के नाम से। डीप सीक के नाम से लॉन्च की गई थी, चाइना में लॉन्च हुई। आप यकीन करें, उसने जो यानी अरबों रुपये अरबों डॉलर जिस पे खर्च हुए हैं, उसके मुकाबले में उसने 5.6 मिलियन डॉलर में उसने किया। वो किस तरह उसने एप्लीकेशन बनाई आपको पता है? 200 स्टूडेंट के साथ, 200 स्टूडेंट, एक भी एम्प्लॉय नहीं रखा, 200 स्टूडेंट के साथ इतनी बड़ी ऐप बना दी कि अमेरिका के अंदर सिर्फ उसने जब लॉन्च किए, सिर्फ अमेरिका के अंदर 4000 अरब डॉलर का लॉस हो गया उनकी कंपनियों को। तो यानी मकसद कहने का ये है कि आज के दौर में आप बस अपने मोबाइल को सही यूज़ करें, उसमें सही से टेक्नोलॉजी जो आई है उसको आप उसमें सीखें, तो बगैर इन्वेस्टमेंट के आप दुनिया से काम कर सकते हैं। बल्कि यहाँ तक लोग काम कर रहे हैं आज भी कि चाइना से बाई कर रहे हैं, इसी पे बैठ के चाइना से परचेजिंग की, अमेरिका में माल बेचा, बंदा पाकिस्तान में खारादार नयाबाद में बैठा एक छोटे से कमरे में। तो मकसद कहने का है, आज इन्वेस्टमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कुछ अरसे पहले थी। अभी तो बहुत काम हो सकता है और लोग कर भी रहे हैं और करना भी चाहिए। बस शर्त ये है कि हमें अपने बच्चों को या हमारी आज की यूथ को आज की जो रिक्वायरमेंट है उस तरह की तालीम देनी चाहिए। बदकिस्मती से हम वो तालीम नहीं दे पा रहे जो आज की देनी चाहिए। हम वो तालीम दे रहे हैं जिसकी दुनिया में आज वैल्यू ख़त्म हो गई। हम वो ग्रेजुएट तैयार कर रहे हैं जिसकी मार्केट में आज वैल्यू ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। एक तरह से आज भी हमारा ग्रेजुएट जो बच्चा है वो रट्टा मार के रट्टा मार लेता है और एग्ज़ाम देकर पास हो जाता है। वो डिग्री लिया तो उस डिग्री का क्या औकात है? कुछ नहीं। इस तरह के काम सिखाएं, स्केल प्रोवाइड करें बच्चों को। तो मुझे नहीं लगता कि पैसों की ज़रूरत है। हमारी कौम में काफ़ी सलाहियत है, बस शर्त यह है कि हम उनको वो तालीम दें जो आज की नीड है। वो तालीम देंगे तो बगैर पैसे के कहीं से कहीं हर कोई अपना बिजनेस कर सकता है। इकबाल भाई, दो बातें अब यहाँ पे। एक बात तो ये कि जिस तरीके से आपने एक जनरल आइडिया बता दिया कि दादियाँ कहानी सुना सकती हैं, अब जब मैं मॉर्निंग शो करूंगा तो मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे देखिए हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हम यूथ को एंटरटेन तो करते हैं, हम एजुकेट नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पर एंटरटेनमेंट बहुत है, यूथ को ये बता देंगे आज पोर्ट ग्रैंड पे ये हो रहा है, आज सीवियो पे ये हो रहा है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि आपके घर की अगर दादी वो बूढ़ी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो कितना अच्छा आइडिया है कि उनका दिल भी लगा रहेगा, अर्निंग भी शुरू हो जाएगी और वो कहते हैं कि अपना हुनर जो है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, CEO ऑफ सेविंग होम्स है,
तो मतलब क्या इसके पीछे की आइडिया क्या था, सेविंग होम या सेव होम, या क्या टर्मिनोलॉजी थी कि आपने ये नाम रखा? देखिए, मैं एक्चुअल सऊदी अरब में स्टार्ट में था, तो हम लोग वहाँ पर डिस्काउंट में सेल करते थे। शोरूम हम छोटे छोटे खोलते थे, यानी दुकानें छोटी छोटी, और मार्केट में जो चीज़ 4 रुपये की है तो हम 2 रुपये में बेचते थे। यानी हम लोग प्रॉफिट कम रखते थे और डिस्काउंट में माल बेचते थे। तो वहाँ एक छोटा सा शोरूम खोला मैंने और आस्ते से चल पड़ा। तो फिर मुझे लगा कि इसके लिए सबसे बेहतरीन नाम यही है कि सेविंग होम, यानी बचत घर, यानी आप आओ। तो उस वहाँ से मैंने उस नाम से मैंने बिज़नेस शुरू किया। आस्ते से सऊदी अरब में ब्रांचेस मैंने खुल गई, फिर यूएई में, फिर ओमान, अफ्रीका, पाकिस्तान, इस तरह बढ़ता गया काम। मेन आइडिया यही था कि मेरी अपनी सोच है कि अगर हम कोई भी काम अगर ऐसा कर रहे हैं मार्केट से कम प्राइस में अगर हम सेल करते हैं कोई, तो सीधी बात है कि आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएगा बनिस्बत दूसरे के पास। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। और ये एक बताइए हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ओके। पर जाएंगे और वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नूर सहर, जिसका सेगमेंट है रहमत सहर, और आज बात हम कर रहे हैं सिला रहमी पे। और इसके साथ मैं एक हदीस कोट करती जाऊंगी कि अल्लाह ताला उस शख्स पे हरगिज़ रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अडवाणी साहब, और इनसे अभी हम यही गुफ्तगू कर रहे थे कि आप ये बताइए कि रमज़ान में आपकी जो हाउसिंग स्कीम है या जो भी आपकी बचत स्कीम है, उसमें आप रमज़ान में कोई इस किस्म के काम कर रहे हैं जो इफ्तार या कुछ और इस तरीके से कोई डोनेशंस वगैरह? देखिए, लास्ट टाइम भी मैंने पिछले रमज़ान में भी किया था, और इस रमज़ान में भी इस तरह कर रहे हैं हम लोग के अभी 2-3 दिन में कि मुर्गी का गोश्त हो गया या बीफ हो गया, तो जिस प्राइस में एक्चुअल मार्केट में अवेलेबल है हम उसके 50% में उसको सेल करते क्या हैं। बात है, ज़बरदस्त। तो 50% में सेल करने की वजह ये है कि आप यानी वाइट कॉलर लोग ले भी सकते हैं और उनको कोई अपनी वो फील भी नहीं हो। तो इस वजह से कि यानी हाफ प्राइस में हम लोग दे रहे हैं। अगर मुफ्त में दे देते हैं अगर, तो मुझे लगता है कि ये इज्जत-ए-नफ्स अपनी पे, इज्जत नफ्स को डैमेज कर रहे हैं, और मुझे लगता है अपनी सोसाइटी को भी डैमेज कर रहे हैं। यानी एक ऐसे काम पे लगा दिया कि जो बिल्कुल उसकी आदत हो गई फ्री में लेने की। तो हाफ प्राइस में चीज़ें सेल करने का मकसद ये है, गोश्त या मुर्गी जो बेसिक नीड है यानी, तो उसकी वजह यही है कि हम लोग करते हैं। मुझे लगता है 2-3 दिन बाद एक मेरा कैंप लगेगा, और इसके 3-4-6 दिन बाद एक और कैंप लगेगा, और इस तरह के कैंप। क्योंकि मैं बेसिकली हर उन चीज़ पे काम करने के लिए सोचता हूँ जिसका मतलब कोई पॉजिटिव रिजल्ट आए। माशाअल्लाह। अगर बाज़ बार आपने देखा है कि लोगों को मुफ्त में खाना खिला देना अच्छी बात है, मजबूर लोग होते हैं, खिला देना, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट भी आ जाता है कि जब आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में खाना खिला देते हो तो फिर उसके काम करने की आदत ख़त्म हो जाती है। और अगर किसी के ऊपर जुल्म करना है तो उसकी काम करने की आदत आप लूट लो। वाह, क्या बात कही। तो आपने जब उनसे काम करने की आदत ले ली तो उससे बड़ी तो दुश्मनी नहीं है। मैं अगर इस पे भी आऊँ, खाना खिला देना चाहिए, इमरजेंसी में अच्छा काम हो रहा है। अगर वो इस तरह करें कि कुछ काम भी करवाएं उनसे और फिर उसके बाद उनको खाना दें, क्या बात है। तो ज़्यादा जबरदस्त बात ज़्यादा है। बेहतर अच्छा, है। आपने कुछ कैंप्स का बताया था कि कुछ आंखों का ऑपरेशन वगैरह भी आपने कैंप्स हाँ, पाकिस्तान अडवाणी भर में फाउंडेशन और लगवाए थे? सेविंग होम की तरफ से मैंने काफ़ी मेडिकल कैंप लगाए हैं, पूरे पाकिस्तान में लगाए हैं, कराची में भी बहुत सारे लगाए हैं। और इसमें इस तरह होता है कि दवाई हम लोग फ्री देते हैं, और आँखों के ऑपरेशन वगैरह आसमानी के साथ ताउन के साथ फ्री होते हैं, गिलासेस हम लोग जबरदस्त। फ्री देते हैं, दवाइयाँ, डॉक्टर का चेकअप वगैरह ये वो हम लोग बिल्कुल फ्री देते हैं। और अभी मैंने आप बात की तो मेरी बात की नफ़ी कर रही है कि फ्री में क्यों दे रहे हो, शायद आपसे सवाल आ जाए, उससे पहले मैं जवाब दे दूँ। तो फ्री में हम लोग मेडिसिन देते हैं, चेकअप करते हैं, सब कुछ करते, एक तरह से आंखों के ऑपरेशन। अब रहा कि भाई अभी आप कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल मुफ्त में दोगे तो लोगों की आदत ख़राब हो जाएगी, लेकिन मेरा मकसद, मैंने उस बात पे भी कहा कि कुछ पैसे लेकर कहें तो उसकी काम करने की आदत नहीं है। बिल्कुल। अब जब आप मेडिकली फिजी में आप दे रहे हैं किसी को, तो आप उसको उस कंडीशन में ला रहे हो कि वो काम करने के काबिल हो जाए। क्या बात है, तो जबरदस्त। मकसद कहने है कि हम लोग मेडिसिन उसको फ्री दे रहे हैं या इलाज उसका फ्री करवा रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि वो काम करने के काबिल हो जाए। तो बात वहीं आके रुक जाती है कि काम की आदत इंसान से लूटनी नहीं चाहिए, और जो काम फिजिकली अनफिट है, बीमार है, काम नहीं कर सकता, तो उसका इलाज करवा के उसको काम करने की आदत आपने डाली। जबरदस्त। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है रिजवान जुबैर, और ये बड़े अच्छे नात खां हैं, तो एक अमतरा और एक अस्ताई आप अता कीजिएगा। बिस्मिल्लाह।
मंगतों को सुल्तान बना या मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे कमली वाले ने जब अपना दरबार सजा या जब अपना दरबार सजाया मेरे कमली वाले ने मालो ज़र की बात नहीं है ये तो करम की बातें हैं मालो ज़र की बात नहीं है ये तो करम की बातें हैं जिसको चाहा दर पे बुला या जिसको चाहा अपना बनाया मेरे कमली वाले ने जब अपना दरबार सजाया मेरे कमली वाले ने गोद में लेकर दाई हलीमा प्यारे नबी से कहती थी गोद में लेकर दाई हलीमा प्यारे नबी से कहती थी मेरा सोया भाग जगाया मेरा सोया भाग जगाया मेरे कमली वाले ने मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे कमली वाले ने जब अपना दरबार सजाया जब अपना दरबार सजाया मेरे कमली वाले ने। माशाल्लाह माशाल्लाह। इकबाल साहब आपसे सवाल दोबारा कि आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत काम है, तो उस बारे में मैं चाहूँगा कि हम कैसे काम की खोज कर सकते हैं, ये क्या काम कर सकते हैं जो कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान में काम बहुत ज़्यादा है। नहीं देखें, एक तो मैं अब कराची से आपको 3 करोड़ की आबादी का सिटी है, तो यहाँ काम है ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर आप जब भी देखते हैं बोलते कुछ काम नहीं है कुछ काम नहीं है। 10 साल से एक ही आदमी के मुंह से सुन रहा है काम नहीं है काम नहीं है। वो करोड़पति था अरबपति बन गया इसी मुल्क में, तो काम थे तभी बना। तो काम बहुत है इस मुल्क में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम काम करने के तरीके गलत हैं या शॉर्टकट है। देखें, आपने काफ़ी लोगों के मुंह से ये बात सुनी होगी बिजनेस खत्म हो गया, बिजनेस खत्म बिल्कुल ऐसे ही। जब आप उसको देखोगे ना तो दिन में 2 बजे उठता है वो, उसको क्या हक है ये कहने का बिजनेस नहीं है। जो बंदा दिन में 2 बजे उठता है, 12 बजे, बल्कि 12-1 बजे से पहले तो कोई उठता भी नहीं है। जो नौकरियां करते हैं जो शोरूम वगैरह पे, वो स्टाफ भी 1 बजे उठता है। तो मुझे बताएं जो 2-2 बजे 1-1 बजे उठे उनको हक के कहने का कि बिजनेस नहीं है। दुनिया में लंच हो जाता है इस टाइम। ओके, एग्जाम्पल देंगे अमेरिका की कि अमेरिका में इतनी तरक्की हो गई, फला इतनी तरक्की, अमेरिका में 7:30 बजे लोग डिनर करके सो जाते हैं, 8 बजे। हमारे यहाँ रिवाज नहीं है ना। तो यानी अगर हमारे मुल्क में काम नहीं है तो जो 2 बजे उठता है वो 3 वक्त की रोज़ी कैसे इज्जत से कमा लेता है। सोचें कितना काम है इस मुल्क में। बस शर्त ये हम लोग काम करना नहीं चाहते। काम करना चाहें, इस मुल्क में बहुत काम है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत बिजनेस है। मुझे तो नहीं लगता कि इस मुल्क में काम नहीं है, काम बहुत है। हाँ, आप एक चीज़ बोल सकते हैं यहाँ पर क्या लॉ एंड ऑर्डर नहीं है यहाँ। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे मुल्क में थोड़े ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर इस पर गवर्नमेंट तवज्जो दे कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो जाए तो बिजनेस तो यहाँ पर बहुत है। अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल है इस हवाले से, जैसे कि आपने कहा कि लोग कहते हैं कारोबार नहीं है या बिजनेस तरक्की करते जा रहे हैं, फिर कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है।
ये बताएं कि जब कहते हैं कि आवाम के पास पैसे नहीं है लेकिन मॉल में जाकर खवातीन जो इतने सारे थैले, वो कौन लोगों की खवातीन है? मेरे हस्बैंड कहते हैं वो सारे बिजनेसमैन की खवातीन है, लेकिन बिजनेस सही चल रहा है, इसका मतलब है 100% इकोनॉमी सही है। इकोनॉमी बुरी नहीं है, इकोनॉमी अच्छी है, लेकिन बशर्ते ये कि पाकिस्तान का मैंने एक चीज़ देखी, मेरे को दुनिया में कितने मुल्कों में गया हूँ, यानी उससे आप अंदाज़ा लग जाएंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। मैंने इंडियन, मेरे काफ़ी दोस्त हैं, हर मुल्क के दोस्त हैं काफ़ी, सिर्फ मैंने पाकिस्तानियों को ही पाकिस्तान की बुराई करते हुए सुना है। हाँ, ये तो है। किसी और मुल्क का आदमी कभी भी अपने मुल्क की बुराई करता नहीं है। तो जब आप मुझे बताएं कि एक पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान की बुराई करना शुरू करेगा तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं ना, इसको कौन कहते हैं डिफेंड जिस करेगा? थाली में खा रहे हैं उसी में चीज हाँ, कर रहे हैं। देखें एक चीज़ मैं बताऊं, अगर मैं अपने घर की बुराई शुरू कर दूं सड़क पे जाके या इलाकों में जाके, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि जब हम लोग अपने घर की बुराई तो नहीं करते, भाई भाई से लड़ता है घर के अंदर, रोड पे जाके नहीं बताता, बाप बेटे से लड़ता है, रोड पे जाके नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? कि उसको इतना पता है कि अगर मैं मेले में, इलाके में कहूँगा कि मेरे भाई से झगड़ा हो गया, मेरी बीवी से झगड़ा हो गया, तो मेरे घर की इज्जत चली जाएगी। इतना तो हम दिमाग रखते हैं, तो हम ये क्यों नहीं सोचते जब हम अपने मुल्क की बुराई करते हैं तब भी तो हमारी इज्जत जा रही है, तब भी तो जाती है, ये क्यों सोचता नहीं है? तो यही प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की बुराई हम दुनिया में करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उस पाकिस्तान के साथ मेरी इज्जत जुड़ी हुई है। जैसे हम सोचते हैं कि मेरे घर के साथ मेरी इज्जत जुड़ी हुई है, मैं अगर दोस्तों में कहूँगा कि मेरे घर में ये हुआ तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। तो यही सोच अगर हम बना लेना पाकिस्तान के बारे में भी, तो मुझे लगता है हमारे तकरीबन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। माशाल्लाह। कहते हैं कि आपको जब तक जैसे कि मैंने शुरू प्रोग्राम में कहा था, वैसे ही इकबाल अडवाणी साहब ये तो सीनियर हैं और मोस्ट कहते हैं ना कि एक जामिया आपको आंसर देते हैं कि अपनी चीज़ों की कदर करो, दुनिया तुम्हारी कदर करेगी। इसी के साथ मैं हाफिज़ मोहम्मद नुमान साहब से दोबारा गुजारिश करूंगा कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाएं एक अंतरा एक अस्थाई टाइम का। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम निगाहे करम, ताजदारे हरम करम करम, ताजदारे हरम। कोई अपना नहीं गम के मारे गम, आका कोई अपना नहीं गम के मारे गम, आपके दर पे फरियाद लाए हम, हो निगाहे करम निगाहे करम, हो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। ताजदारे हरम निगाहे करम, ताजदारे हरम। क्या तुमसे कहूँ ऐ रब के हबीब, तुम जानत हो मन की बतियाँ, दर फुरकत तो ऐ उम्मी लकब, काटे न कटक है अब रतियाँ, तोरी प्रीत में सुध बुध सब मिसरी, कब तक ये रहेगी बेखबरी, कागे मफगन दुज़दीदा नजर, कभी सुन भी तो लो हमारी बतियाँ, ताजदारे हरम ताजदारे। इकबाल साहब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इकबाल भाई बोलते हैं लेकिन कैमरे पे आकर इकबाल भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि जब हम किसी के साथ भाई लगाते हैं तो अपना अपना रिश्ता लगता है। तो इकबाल भाई आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे देखने वाली यूथ है जो कि इस चीज़ को लेकर बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि क्या करें या पाकिस्तान सिर्फ छोड़कर ही जाना है, उनके लिए क्या पैगाम? देखें, पाकिस्तान की यूथ के लिए जो मेरा सबसे बड़ा पहला पैगाम, पाकिस्तान छोड़ के जाना या यहाँ काम करना ये इतना बड़ा इशू नहीं है।
कोई बाहर जाके भी काम कर रहा है, अच्छी बात है, करना चाहिए जाता है, अगर जिसको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ भी काम करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ एक्चुअल यूथ की जो बेसिक जो मैंने चीज़ देखी, सबसे पहले आपने देखा होगा हमारी जो यूथ है, जो मैं देखता हूँ, उनकी फिजिकली फिटनेस ही नहीं है। ऐसा ही है। सही है। अब सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि आप अगर फिजिकल फिट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा ही है। अब देखा होगा आपने, जितने भी यंग लड़के लड़कियां नज़र आती हैं वो ऐसी चीज़ें खाते पीते हैं जिससे वो फिजिकली अनफिट हो जाएंगे। और सब जब इनसे सवाल करेंगे आप फिजिकली अनफिट हो गए, यानी जब इनसे आप सवाल करेंगे तो वो एक बात बड़े फकरिया अंदाज में कहेंगे, 22, 24, 25 साल के जो भी हैं, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करना है, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ और मैं कुछ ना कुछ करूँगा उसके लिए, और मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है। अब मुझे बताएं, जो खुद फिजिकली कुछ अरसे बाद अनफिट हो जाएगा क्योंकि ऐसी चीज़ें खाता है, तो अपनी फैमिली के लिए कब कुछ कर सकेगा? जिस फैमिली के लिए वो कुछ करना चाहता है उसी फैमिली के ऊपर वो बोझ बन जाएगा। तो मकसद कहने का, जब तक हमारी यूथ खुद अपने आप से प्यार नहीं करेगी तो वो कुछ नहीं कर सकती। सबसे पहले उन चीज़ों से अवॉइड करें जिन चीज़ों से वो फिजिकली डैमेज हो रहे हैं। फिजिकली डैमेज का मतलब आप मेंटली डैमेज हो गए तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे। सबसे पहले मैं इनको यही बोलूँगा, अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग करें। बड़ी बात नहीं करता, जिस दिन आपने अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग कर लिया, आप दुनिया का हर गोल अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। आपका शुक्रिया दोनों का। आयशा जी आपका शुक्रिया। और इस सेगमेंट से चाहेंगे इजाज़त इंशाल्लाह इस दुआ के साथ कि आज हमने बहुत कुछ सीखा। इकबाल इकबानी साहब को हम दोबारा ज़रूर बुलाएंगे। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।